ये स्क्रीन शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रहेगा, है ना? जिसमें जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था कि सिलेबस में अधिकतर पार्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एज अ कैटिया, उस पर हमको काम करना है, और दूसरा है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो कि एनसिस मेंशन था। तो उसमें हमको क्या क्या करना है वो ये है ना? तो अभी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एनसिस सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, अब इसमें मैंने वर्क बेंच ओपन किया है, एनसिस का वर्क बेंच जो मॉड्यूल है वो ओपन किया है। तो वो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिख रहा है आप लोग को? हेलो सर ये वर्क बेंच का इंटरफेस है, और इसमें जो भी जिस भी टाइप का सिमुलेशन हमको करना है उसके यहाँ पे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे अलग अलग, है ना? जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वो एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल बीम्स है, ठीक है, बीम्स है, यहाँ कॉलम्स है, इनका हमको एनालिसिस करना है, तो हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल ये वाला मॉड्यूल यूज करेंगे। ये आप लोग को दिख तो रहा है ना क्लियरली? मैं थोड़ा और जूम करूँ? नहीं सर, दिख रहा है दिख रहा ओके, तो ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल वाला जो मॉड्यूल है, हम ये जो स्टैटिक एनालिसिस करना होता है, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं, है ना, कि बीम बीम की स्ट्रेंथ निकालना, उसका स्ट्रेसेस निकालना है, उसमें डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, वो सब हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल में करते हैं। यार अपने आप को म्यूट रखें आप सभी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं। फिर अगर कुछ थर्मल एनालिसिस करना है तो हम स्टेडी स्टेट थर्मल यूज कर सकते हैं। तो थर्मल एनालिसिस करना है अगर, तो स्टेडी स्टेट थर्मल हम ये कर सकते हैं, है ना? थर्मल एनालिसिस में हमने एचएमटी में दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होंगी। एक होता था स्टेडी स्टेट, और दूसरा होता था टाइम डिपेंडेंट, है ना, या फिर जिसको ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर एनालिसिस और ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस, ये ऐसा दिख रहा है ना? तो जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस टाइप का हम मॉड्यूल यहाँ से उठा के हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ फ्लूइड फ्लो का करना है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड फ्लो CFX है, जिसको कंप्यूटेशनल CFD में CFD के बेसिस पे जो काम करता है। ठीक है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। फिर फ्लूइड फ्लो जो CFD जिस पे रन करता है उसको फ्लुएंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो उसका है। फिर उसके बाद अगर वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ एनालिसिस करना है हमको, तो उसके लिए मॉडल वाला मॉड्यूल है। ऑलराइट, और भी है यहाँ पे, जो जो भी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, किसको कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट जो जो ज़रूरी है, जो जो इम्पोर्टेंट है, हम वो बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट ठीक है, तो आज इसमें किसी को डाउट है क्या अभी तक जो बताया? हेलो, चलो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमको स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, ठीक है, कोई बीम है, कुछ बीम का हमको क्रॉस सेक्शन प्री डिफाइंड है, और उसकी कुछ लेंथ दी है, और उसमें किस टाइप की सपोर्ट है वो हमको गिवन है, और कितना उसमें लोड या फिर मोमेंट आ रहा है,
वो सब हमको प्री डिफाइंड है, ठीक है। और उसमें हमको निकालना है कि कितना उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस की वैल्यूज है, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन है। तो हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल वाला मॉड्यूल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में ये सब हमारी एनालिसिस सिस्टम्स हैं, जैसा भी हमको एनालिसिस करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो विंडो है, ये प्रोजेक्ट स्कीमेटिक बोलते हैं इसको। तो जो जो भी हम काम करेंगे प्रोजेक्ट्स पे, वो सब यहाँ पे दिखता रहेगा। मान लो किसी मॉडल का या किसी मशीन कंपोनेंट का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया, फिर उस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे हमको थर्मल एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर पे एक स्टैंड अलोन सिस्टम इसका भी बना देंगे, स्टैटिक स्टेडी स्टेट थर्मल, ठीक है। इस टाइप से ये बन गया। अब मान लो हमने यहाँ पे सब काम कर लिया, यहाँ के स्टैटिक स्ट्रक्चरल के रिजल्ट पे ही पहुंच गए, तो उन रिजल्ट्स को हमको यूज करना है यहाँ के सेटअप में, ठीक है। तो इसमें लिंक भी बन जाएगा। जब हम ये सब सॉल्व कर लेंगे तो इसके रिजल्ट्स हम दूसरे एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना, उसमें अभी नहीं जाते हैं। इसको रिमूव करना है तो इस टाइप से रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें ये 7 स्टेप है, एक एक स्टेप देखते हैं। सबसे पहले है इंजीनियरिंग डेटा। तो इंजीनियरिंग डेटा को डबल क्लिक करोगे तो इसमें जो प्री डिफाइंड मटेरियल की लाइब्रेरी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो टैब है ये प्रोजेक्ट वाला टैब है। जैसे हम इंजीनियरिंग डेटा पे डबल क्लिक करेंगे तो हम ये सेकंड टैब में पहुंच जाएंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग डेटा। अब अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कई सारे टाइप के मटेरियल्स हैं। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, वो हम सेलेक्ट करना है हमको। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील सेलेक्टेड है, ठीक है। फिर अगर नया मटेरियल ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे कार्बन स्टील ऐड करना है, ठीक है, कार्बन स्टील ऐड करना है। अब यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज अभी कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं और इंजीनियरिंग डेटा सोर्स इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि हमको क्या क्या उसमें ऐड करना है। तो जैसे जनरल मटेरियल्स चाहिए हमको, है ना, तो ये हम ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ें शो होने लगेंगी। ऑलराइट, और उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी यहाँ पे 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इधर पे ये वैल्यू का वाला कॉलम है और यहाँ पे यूनिट वाला कॉलम है। ऑलराइट, यूनिट हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। केजी पर मीटर क्यूब ना लेके हमको केजी पर एमएम क्यूब लेना है, ठीक है, या फिर जो भी हमको यूनिट चाहिए उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, ये क्या हुआ, ये स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोग को? हेलो, यस सर। ठीक है। तो डेंसिटी हो गई, फिर उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। तो आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, एटलीस्ट 2 इलास्टिक मॉडुलस हमको डिफाइन करना पड़ता है। अगर लीनियर इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो उसमें 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स रहते हैं, है ना। वैसे अगर नॉन लीनियर नॉन इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो उसमें 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स रहता है, ठीक है। तो हम 36 सभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहला अजम्पशन लेके चलते हैं कि आर मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो उसमें 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स से हमारा काम चल जाता है। अब उन 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन होता है, 3 इक्वेशन अलग अलग पढ़ी होंगी आपने, ई, म्यू, जी और के, ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, है ना। ई हो गया पॉइजन्स रेशियो, जी हो गया
इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो टॉर्शन में यूज होता है, फिर के हो गया वॉल्यूमेट्रिक जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में यूज होता है, ठीक है, और पॉइजन्स रेशियो म्यू हो गया, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी दो, इन चारों में से कोई भी दो इलास्टिक कांस्टेंट अगर हमको पता हो तो हम वो इक्वेशंस की हेल्प से बाकी दो इलास्टिक कांस्टेंट्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए एटलीस्ट दो हमको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इधर पे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बोल रहा है 2E11 मतलब 2 × 10⁻11 और यूनिट्स यहाँ पे पास्कल है, ठीक है। चाहिए तो हम मेगा पास्कल में कर सकते हैं, मेगा पास्कल, या फिर उसको न्यूटन पर mm² भी बोलेंगे, है ना। अगर मेगा पास्कल कर देंगे तो यहाँ पे 2 × 10⁻6 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको याद होंगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, और ये सब बेसिक है, तो इसमें अपन इतने डीप में नहीं जाएंगे। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 से 0.5 तक रहती है ना। तो उसके बीच में स्टेनलेस स्टील की जो जनरल वैल्यू रहती है 0.25 से 0.33 तक, उसमें से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, ठीक है, और भी बाकी कंटेंट, बाकी उसका कैसा कॉम्पोजिशन है, बाकी जो हमने मटेरियल्स ऐड किए हैं उसमें। एनीवेज, तो ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है। फिर अगर बल्क इधर पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मान लो मैंने चेंज करके 0.35 करूँगा, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस और ये शेयर मॉडुलस ये अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0.35 किया मैंने, ये देखो ये वैल्यूज अपने आप चेंज हो गई। ये कैसे चेंज हुई? जो प्री डिफाइंड इक्वेशंस हैं चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में, वही इक्वेशंस यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को? कुछ रिपीट करना है क्या इसमें से? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम करेंगे हम, तो उसमें हमको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी चाहिए रहता है ना। तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जैसा हमको क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। राइट, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब प्रॉपर एनालिसिस करने जाते हैं तब ये सब हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ कितना है ना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस यू आर डूइंग, यू कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ओवर हियर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम इंजीनियरिंग मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं अपना, और अगर हमको कुछ नया मटेरियल ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डाल के उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब सिमुलेशन कर सकते हैं, क्या उसके आउटकम्स रहेंगे, उन आउटकम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, जैसे और भी जनरल मटेरियल्स में ये सब मटेरियल्स हैं, जैसे कि एयर है, तो जब हम ट्रांजिएंट हीट या फिर कन्वेक्शन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, हीट कन्वेक्शन, तो उसमें हमको एयर भी डिफाइन करना पड़ेगा, एयर की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें कन्वेक्शन में फ्लूइड का होना ज़रूरी है, सॉलिड टू फ्लूइड इंटरेक्शन जो होता है, तो उसमें एम्बियंट में या तो एयर रख सकते हैं या फिर वाटर रख सकते हैं, या जो भी फ्लूइड है जिसके थ्रू आप कूलिंग करा रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए रहेंगी वो हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ये एल्यूमिनियम अलॉय है, ठीक है, कंक्रीट है, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल हो गया, ठीक है, कॉपर अलॉय एंड सो ऑन। तो ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल्स यहाँ पे प्री डिफाइंड हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी फीड की हुई है, ठीक है। अगर हमको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है तो इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और अगर हमको कोई नया मटेरियल ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये तो जनरल मटेरियल्स हो गए। उसके अलावा यहाँ पे जनरल मटेरियल्स मतलब लीनियर इलास्टिक, उनमें अजम्पशन ऑलरेडी लिया हुआ है। फिर यहाँ पे जनरल नॉन लीनियर मटेरियल्स, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या है? जैसे कंक्रीट एनएल, एनएल मतलब नॉन लीनियर मटेरियल, है ना। नॉन लीनियर मतलब कि उसमें 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो वो सब यहाँ पे प्री डिफाइंड है।
उसमें हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये मटेरियल यहाँ से पिक करना है और इसको अपने एनालिसिस में यूज़ करना है ना। फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट मटेरियल्स कुछ इनने डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट मटेरियल्स में क्या क्या है, अभी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कुछ एक्सप्लिसिट मटेरियल्स, अब जैसे कि इस टाइप के जो अलॉयज बन रहे हैं, उनका एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, वो यहाँ पे दिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं ये, है ना। तो इस टाइप के मटेरियल्स को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ऑलराइट। एक्सप्लिसिट मटेरियल्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हाइपर इलास्टिक मटेरियल्स होता है। तो हाइपर इलास्टिक में कैसी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, इसका यहाँ पे कर्व भी देख सकते हैं हम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो है वो भी यहाँ पे डिफाइंड है। थर्मल एनालिसिस करने के लिए स्पेसिफिक थर्मल मटेरियल्स यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं, जैसे कि एयर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं यहाँ पे जो हमको थर्मल एनालिसिस में यूज होंगे। फ्लूइड मटेरियल्स, फ्लूइड मटेरियल्स में क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। फ्लूइड मटेरियल के लिए एसीटोन, एसिटिलीन, एयर, एल्यूमिनियम, इस टाइप के मटेरियल्स यहाँ पे काफ़ी सारे प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो इसकी काफ़ी रिच लाइब्रेरी है, जैसी भी हमको ज़रूरत है हम वैसा पिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा काम हो जाए तो इस टैब को क्लोज कर दो और वापस से प्रोजेक्ट टैब में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डेटा में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, हम जनरल मटेरियल्स में जाते हैं और स्टेनलेस स्टील इसको ऐड कर लेंगे। Cannot add to project when the library is in edit mode. Okay, edit mode को यहाँ से क्लोज करता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमारा मटेरियल ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे छोटा सा टिक मार्क आ जाएगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है हमको उसमें ज्योमेट्री डिफाइन करना रहेगा। तो ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करेंगे हम, हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे बीम का एनालिसिस करना है या कॉलम का एनालिसिस करना है, तो उसके डायमेंशंस हमको दिए रहेंगे, ठीक है। और डायमेंशंस के अलावा हमको क्या मटेरियल यूज करना है वो भी दिया रहेगा। मटेरियल इन द सेंस उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज या फिर जो जो भी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्टीज हमको गिवन रहेगी, ठीक। तो ज्योमेट्री को हम डिफाइन करने के लिए इस पे या तो डबल क्लिक कर दो या फिर उस पर राइट क्लिक करके एडिट ज्योमेट्री इन डिजाइन मॉडलर, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइन मॉडलर है ये एक टाइप का पार्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये इसमें इनबिल्ट है, मेरे पास जो है एनसिस 16.2 है। अगर आप लोग एनसिस 19 यूज करोगे तो उसमें जो ये ज्योमेट्री को एडिट करना है तो उसको उसमें उसमें स्पेस क्लेम करके एक और पार्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है, तो उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कर सकते हैं, वो थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली है, डिज़ाइन मॉडलर उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हमको ज्योमेट्री कोई इंपोर्ट करना है, जैसे कि हमने कैटिया में कुछ पार्ट बना के रखा है और वो हमको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से हम ट्रांसफर डेटा करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से दो ऑप्शंस हैं, एक तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो या फिर उसके अलावा
हम इंपोर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री। ठीक, ओके। अब ये इसका इंटरफेस दिख रहा है आप लोग को डिजाइन मॉडलर का? हेलो, हेलो। यस सर। डिजाइन मॉडलर का इंटरफेस दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्री आउटलाइन है, राइट हैंड साइड में ये ग्राफिक्स वाली विंडो है। ठीक, वो छोटा छोटा दिख रहा एक मिनट, अभी ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का ये डिजाइन मॉडलर है। अब इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ट्री आउटलाइन है ना? इसमें दो है चीजें सर। हैं, एक है स्केचिंग और एक है मॉडलिंग। ठीक है, तो जब भी हमको काम करना होता है तो सबसे पहले हम 2D पार्ट बनाते हैं और फिर उसमें एक्सट्रूड का या फिर स्वीप या फिर रिवॉल्व ऑपरेशन यूज करके हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो मॉडलिंग में सबसे पहले हमको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 प्लेन्स हैं, उन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे ये मेन्यू बार है। ओके, मेन्यू बार में ये सब मेन्यूज हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये जैसे जैसे हम काम करेंगे तो उसका जैसे जैसे यूज होता जाएगा मैं बताते जाऊँगा। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो यूनिट्स लेंथ वगैरह जो भी है हम मिलीमीटर्स में ले लेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स हमने सेट कर लिया मिलीमीटर्स में। जो एंगल है वो हम डिग्रीज में मेजर करेंगे, है ना? और इसमें टॉलरेंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास असेंबली है तो, या फिर दो मूविंग पार्ट्स हैं वो आपस में मेट कर रहे हैं अगर, तो उसमें किस टाइप का टॉलरेंस है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक। फिर उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, फिर स्नैपशॉट लेने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये माउस जैसा सिंबल है, तो एज सेलेक्ट करने के लिए या फिर साइड फेस सेलेक्ट करने के लिए या बॉडी सिलेक्शन करने के लिए, मतलब ये फिल्टर आउट आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जनरेट का ऑप्शन है, तो कुछ भी चीज़ हम बनाएंगे उसको प्रॉपर देखने के लिए यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो वैसा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सट्रूड कमांड दिया तो हमने एक्सट्रूड किया तो वो लाइन फ्रेम ही दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको हमने तो एज अ सॉलिड उसको एक्सट्रूड किया था, तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो एज अ सॉलिड दिखाने लगेगा। ओके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, अगर हमको कुछ पैरामीट्रिक मॉडलिंग करनी है तो वो पैरामीटर्स हम डिफाइन करके उसकी हेल्प से भी पैरामीट्रिक स्टडी कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के व्यूज़ हैं, फेस कलरिंग एंड ये सब, ये आगे हम जैसे जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो देखते जाएंगे। उसके बाद अगर हमको न्यू प्लेन ऐड करना है, नया स्केच बनाना है, तो यहाँ पे जा सकते हैं न्यू प्लेन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर पे ये पैन, रोटेट, जूम इन, जूम आउट, फिट टू जूम, इस टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, रोटेट करना है तो हमने 3D मॉडल बना लिया, अब उसको रोटेट करके देखना है तो इधर से कर सकते हैं। उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना है तो ये पैनिंग ऑप्शन है। जूम इन जूम आउट वाले अलग अलग ऑप्शंस हैं। फिर उसका आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो ये है। कुछ नया सेक्शन प्लेन देखना है, हमने एक बीम बनाया और उसका क्रॉस सेक्शन देखना है हमको, या फिर कोई अलग मशीन कंपोनेंट जैसे कि बेयरिंग है। ठीक है, बेयरिंग हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लाए हैं, उसमें एक जगह हमको कनेक्शन डिफाइन करना है, तो ज़रूरी नहीं कि हमको ऊपर से वो चीज़ विजिबल हो, तो हम उसको प्लेन सेक्शन प्लेन से कट करके वहाँ पे हम देख के अपना जो भी काम है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जब हमको हमने स्ट्रेसेस हमने सब एनालिसिस कर लिया और स्ट्रेसेस हमको देखना है कि किस पार्ट पे ज़्यादा है, इस लेफ्ट हैंड से मान लो हमको 20 mm क्रॉस सेक्शन पे देखना है कि स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो वैसा हम सेक्शन प्लेन वहाँ पे बना के उससे कट करके वहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर
जो जो चीज़ हमको डिस्प्ले करनी है वो यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे ये 3D कमांड्स हैं जो अभी हम यूज़ करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या अभी? नो सर। कुछ चीज़ रिपीट करनी हो तो बता दो। चलो ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। ये सब चीज़ें मतलब ठीक है बता तो दे रहा हूँ मैं, बट इन सबको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो दिमाग में बैठेगा नहीं, है ना। देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है सब कुछ ईजी है, सामने विंडो है, आराम से कर सकते हैं उसमें, बट एक्चुअली में जब करने जाते हैं तो फिर वो याद नहीं आता है कि कैसा बताया था, क्या बताया था, है ना। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करना वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब हमको स्केच बनाना है, हम स्केच बना लेते हैं। हम ले लेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जैसे हमने प्लेन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ट्री आउटलाइन के नीचे वाली विंडो में ये डिटेल्स व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, हमने एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया है। अब हमको लुक एट दैट प्लेन करना है, मतलब हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसा पेपर पे हम लिखते हैं उस टाइप से एक्स वाई प्लेन शो होने लगे। ठीक है, तो ये हमने प्लेन सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके लुक एट प्लेन कर सकते हैं, या फिर इधर पे प्लेन सेलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला बटन है लुक एट प्लेन, तो ऐसा कर देंगे तो हम एक्स वाई प्लेन में आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है कि वापस हमको आइसोमेट्रिक व्यू में जाना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाएगा। ठीक है, 3D व्यू में चला जाएगा। ऑलराइट, चलो हम एक्स वाई प्लेन में अभी काम करेंगे, तो इसको ऐसा कर लो। अब यहाँ पे मॉडलिंग समझाएंगे स्केचिंग में, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन 0 पार्ट्स 0 बॉडीज ऐसा शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ना कुछ प्लेन डिफाइन, ना कोई स्केच डिफाइन किया है ना उसको कुछ 3D में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। चलो अब हम स्केचिंग में जाते हैं। अब स्केचिंग में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्रॉ कमांड है, उसके बाद मॉडिफाई कमांड्स है, डायमेंशन देने का कमांड है, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने का कमांड है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। ठीक है, सेटिंग्स में क्या क्या है, जैसे कि अगर हमको ग्रिड ऑन करना है, ठीक है, तो इस टाइप का ये ग्रिड भी देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर ये स्नैप यहाँ पे दिख रहा है। स्नैप का मतलब क्या, जैसे कि हमने ऑटोकैड में पढ़ा था कि वो ग्रिड के जो ये जो लाइंस के जो क्रॉस पॉइंट्स हैं वहाँ पे अपने आप स्नैप कर देगा। ठीक है, कई बार जब हम रेगुलर ज्योमेट्री बना रहे होते हैं तो ये स्नैप हमारे काम आ जाता है। ऑलराइट, फिर यहाँ से हम ग्रिड की स्पेसिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 10 mm है अभी, इसको बढ़ा के मैं 20 mm कर दूँ। ठीक है, तो ग्रिड की स्पेसिंग कुछ इस टाइप से दिख जाएगी, मतलब दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। अगर इसी को मैं 50 mm कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर माइनर स्टेप्स पर मेजर, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। स्नैप्स पर माइनर, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ग्रिड यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो हम यहाँ ड्रॉ कमांड में हमको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो हम रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल बनाने के भी यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहले हम 2 पॉइंट रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। इस टाइप से ये रेक्टेंगल हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया। अब यहाँ पे हम जाएंगे डायमेंशन में। डायमेंशन में जनरल डायमेंशन, तो जनरल डायमेंशन में हमको इसकी लेंथ डिफाइन करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो H1 लिख कर आया अपने आप। H1 मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और ये फर्स्ट डायमेंशन है। इसको हमको मॉडिफाई करना है अगर, या कुछ भी वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे ये देखो H1 डायमेंशन आया है। ये अभी 54 mm का है, हमको चाहिए ये 100 mm का मान लो।
ठीक है, तो ये इसकी जो लेंथ है h1 अभी ये 100 mm हो गई। ठीक है, फिर दूसरा जनरल डायमेंशन हमको ये विड्थ देनी है, तो ये देखो ये V2, क्योंकि वो वर्टिकल है और डायमेंशन नंबर 2 है इसलिए वो V2 आ रहा है। ठीक है, V2 कितना है, अभी 43 है, इसको हम मान लो कर देते हैं कि इसको हमको 50 चाहिए। ठीक है, तो ये 50 हो गया, तो अभी हमारा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है 100/50 का। ठीक है, अब हमको चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, इससे सिमेट्रिक रहे ये रेक्टेंगल, तो वो हम कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमको ये कंस्ट्रेंट्स में जाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स छोड़ दो, डायमेंशन में ही कर लेते हैं। डायमेंशन में इस लाइन न्यू डायमेंशन में ओवर कंस्ट्रेंट, ओके, इन दो लाइंस के बीच में, ओके V3 ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, V3 एक्स्ट्रा डायमेंशन हो रहा है, हम यहाँ पे लेंथ डिस्टेंस, ये दो लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस दे देंगे। ठीक है, अब टोटल ये 100 है, और अगर हम L4 को 50 कर देंगे, L4 को अगर 50 कर देंगे तो ये देखो ये अपने आप रेक्टेंगल ये जो इसके सिमेट्रिक बन जाएगा, ये जो y एक्सिस है इसके सिमेट्रिक हो जाएगा रेक्टेंगल, है ना। ऐसे ही हमको यहाँ पे ये जो है नीचे नीचे साइड कम लेंथ है और ऊपर साइड ज़्यादा लेंथ है ना, ये भी हमको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना है। तो यहाँ पे हम लेंथ डिस्टेंस ये सेलेक्ट कर लेंगे, और ये वाला एड्ज और ये वाली एक्सिस, इन दोनों के बीच में नया डायमेंशन डिफाइन कर देंगे L5। ठीक है, तो L5 की कितनी वैल्यू रखनी है हमको, टोटल हाइट इसकी 50 है, तो हम इसको 25 कर देंगे, है ना। तो अभी ये जो हमारा रेक्टेंगल बन गया है, दिस इज सिमेट्रिक टू दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप से हम डायमेंशंस करके दे सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या है, जैसे कि हमने कोई सर्कल बनाया है और उसको टच करके एक लाइन जा रही है, हम चाहते हैं कि वो उसके टेंजेंट रहे, तो सर्कल और लाइन के बीच में हम टेंजेंट कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देंगे, तो वो आगे जब भी हम काम करेंगे तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो लाइन हमेशा उस सर्कल के टेंजेंट रहेगी। ठीक है, और जैसे हमको चाहिए कि कोई दो लाइंस हमेशा पैरेलल रहें, है ना, ड्रॉ करने में कुछ गड़बड़ हो गया या आगे जब हम कुछ मॉडिफाई करते करते यहाँ पे ये कुछ शिफ्ट हो गया, हमको वैसा नहीं चाहिए, तो हम पहले से ही कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करके रखेंगे कि ये दो लाइंस हमेशा पैरेलल पैरेलल रहे। ठीक है, आप लोग अपना नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में डाल देना, अटेंडेंस की जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक अभी किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।